नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल नज़ीर मानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। जैसा आप जानते हैं कि मुकालमा टीवी एक नया चैनल है जो कि तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। मुकालमा टीवी पर हमने कुछ चंद प्रोग्राम पेश किए हैं जो कि अदब के हवाले से हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज़ हम लेके आते हैं। शायरों, अदीबों, दानिशवरों, तख्लीक़कारों, गुलकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा आसनात कमल साहिबा, जो कि मुनफ़रिद लबो लहजा की अ, और मोतबर शायरा हैं, नामवर शायरा हैं, अदीबा, अफ़साना निगार और कॉलम निगार हैं। अ, आसनात कमल साहिबा जो है उनका अ काम जो है जो शेरी काम है, जो उनकी खिदमत है, वो तकरीबन 3 दहाइयों पर मुश्तमिल है। वो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की जनरल सेक्रेटरी जो है वो 3 बार मुंतखब हुईं और नेशनल और इंटरनेशनल जो मुशायरे हैं उनमें शिरकत करती हैं। आस अदबी फोरम की चेयरपर्सन है। इसके अलावा अदबी तंज़ीम है आलमी अदब अकेडमी, उसकी कोऑर्डिनेटर हैं। आसनात कमल साहिबा जो हैं उनका उनके जो किताबें हैं जो वो छप चुकी हैं, उनमें पानियों का फूल, ख्वाब और इनकलाब, इंतज़ार, सहरा की हथेली पे दिया, आगा गुल और आँख में पानी रहने दे। और इसके अलावा उनकी किताबें हैं जो मंज़िल आम पर अभी आनी हैं, उनके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आसनात कमल साहिबा जो है मैं उन्हें तकरीबन काफ़ी देर से जानता हूँ। ये तकरीबन 2000 से 2001 से 2006 तक लाहौर में, क्योंकि वहाँ पे कैप्टन हाउस में मैं खिदमत पर मामूर था। तो वो बहुत अच्छा एक वक़्त था जब कुछ मेरी किताबें भी मंज़िल आम पर आ रही थी। तो मुझे याद है कि मेरी पहली किताब जब मंज़िल आम पर आई तो आसनात साहिबा ने उसपे एक मज़मून भी लिखा जब उसकी तकरीब-ए-रूनुमाई हुई। उसके बाद एक और किताब आई, उसपे भी जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने इज़हार-ए-ख़्याल किया और बाद में बाकायदा तौर पर उन्होंने एक कॉलम की शक्ल उसको दी और वो छपा। जो क्वेटा से एक अखबार जो है वो निकलता था, मेरे ख़्याल है आफ्ताब अखबार था। तो इस तरह उनके साथ काफ़ी एक ताल्लुक है उनके साथ यूनुस भाई जो हैं उनके साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ। और मुझे याद है कि जब वो लाहौर में अभी एक और जगह पे आ गई हैं, जब पहला पुराना घर था वहाँ पे भी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद 2017 में जब मैं गया वहाँ पे पाकिस्तान तो उनके घर पे मिलने के लिए गए और फिर और भी मुशायरों में। तो एक बड़ा एक सिलसिला है और हम आज खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि जो मौका मिला है उनसे बातचीत करने का। तो आसनात कमर साहबा, हम आपको खुश-आमदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। अ, बहुत शुक्रिया। अ, आज की शाम सूरज शाम में आपने मदद किया और आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। आप याद रखते हैं हमेशा और जब भी मतलब कोई प्रोग्राम हुआ, कोई सिलसिला हुआ तो आपने ज़रूर याद रखा कि हम जमा हों और बहुत सारी अदबी गुफ्तगू भी करें। क्योंकि हम जो शायर और अदीब लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी लिखना, पढ़ना और अदबी काम करना और अदबी लोगों से मिलना। और अदबी लोगों से मिलने का मतलब ये होता है कि हम उनसे अपने आप को शेयर करें, उनसे कुछ सीखें और कुछ अपने दिल की कहें, कुछ उनके दिल की सुनें, क्योंकि ये बड़ी ख़ास बातें होती हैं। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मुकालमा टीवी की। मुकालमा टीवी पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा उनका आयन फरद का प्रोग्राम देखा। बड़े ही खूबसूरत और जानदार प्रोग्राम और आपका ये बड़ा ज़बरदस्त काम है बहैसियत शायर भी, चूँकि आप एक माने हुए शायर हैं, राइटर हैं और इसके अलावा जो खिदमत आप कर रहे हैं एज़ अ फादर, तो उसकी तो ख़ैर कोई मतलब मिसाल ही नहीं। लेकिन अदब की खिदमत भी उसके साथ-साथ जो है, ज़हनों को जिला बख्शती है, वुसअत अता करती है, ताज़गी अता करती है, रौनक अता करती है
और हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि ज़हन जब ताज़ा-दम होंगे, तो फिर लाज़मी बात है हमारी तहरीरों में भी निखार आएगा, ताज़गी आएगी, रोशनी आएगी और हम ये रोशनी दूसरों तक पहुँचा सकेंगे, बाँट सकेंगे इस रोशनी को। और हमारा मकसद ये है कि अपने लफ्ज़ों की रोशनी जो है, वो हम दूसरों तक पहुँचाएँ और बहुत से दिलों को रोशन करें, सोचों को रोशन करें। और दुनिया में इतनी जो घुटन हमारे इर्द-गिर्द है, इतनी अफ़रा-तफ़री है, इतनी परेशानी है, इतने मसाइल हैं, तो उनमें मैं समझती हूँ कि लिखारी होना एक बहुत बड़ी बात है। हम कागज़ और कलम के साथ अपने दुःख-सुख शेयर करते हैं। अपने आप को हम कागज़ और कलम के साथ बाँट लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारे ज़हन की ताज़गी के लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह जब हम लिखते हैं, कोई अफ़साना लिखते हैं, ये शायरी करते हैं, नज़्म कोई लिखते हैं, कोई मज़मून लिखते हैं, तो हम अपने आप को बाँटते हैं उन लफ्ज़ों के ज़रिए से कागज़ और कलम के साथ। और इस तरह हम अपना कैथार्सिस भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना कैथार्सिस होता है, हम बहुत सी नई चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सी नई चीज़ें हम दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। और अगर हमारा कहा हुआ कोई एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी बदलता है, किसी का ज़हन बदलता है, किसी के होंठों पे हल्की-सी मुस्कुराहट भी आ जाती है या कोई बेख्तियार हमारी कोई नज़्म या शेर सुन के वाह-वाह कह उठता है और उसके दिल को सुकून मिलता है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कहे कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो हम दूसरे के दिल की बात भी अपने लफ्ज़ों में बयान करके कह देते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। अगर हम इंसानों के लिए, इंसानों की खुशी के लिए कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। जी। अ, ये है। जी, जी। बहुत शुक्रिया आसना साहबा और मैं समझता हूँ कि जो आपने आगाज़ किया और अब आपने बताया कि ये कितना अहम है इस तरह के प्रोग्राम जो हैं अदबी शख्सियात के हवाले से, उनके काम के हवाले से और जो लफ्ज़ों की रोशनी है, मैं समझता हूँ कि उसको बाँटना चाहिए। ये एक खिदमत है जिसको हमें करना चाहिए और जो लोग जिन्होंने बड़ी एक डेडिकेशन के साथ अदब की खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि ये उनका राइट भी है, उनको बुलाया जाए, उनको इस तरह के फ़ोरम जो हैं फ़राहम किए जाएँ, जहाँ पे वो अपना कलाम भी पेश कर सकें, अपने बारे में बात कर सकें और जो उनके तजुर्बात हैं, उनकी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप तकरीबन 30-35 साल से शेर-ओ-अदब के मैदान में एक मुस्तनिद हवाला है अभी किताबों के हवाले से भी क्योंकि आपने कॉलम नगारी भी की है और तनकीद और तहकीक भी है, अफ़साने भी हैं, नॉवलेट भी हैं और ग़ज़ल भी आपका मैदान है, नज़्म भी है। तो ये सारी जो इसनाफ़े अदब हैं उनमें आपको महारत है खुदा ने दी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, थोड़ा-सा पस मंज़र की तरफ। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अदबी सिलसिला जो है थोड़ा-सा याद करें अपने वक़्त को। जी। अ, इतनी ज़बरदस्त होती है दरअसल याद करना पिछली बातों को, पिछले ज़मानों को, पिछले वक़्त को, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम थोड़ी देर के लिए हम अपने बचपन में खो जाते हैं या जवानी में खो जाते हैं, या जितना भी वक़्त गुज़रा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि कैसा सुहाना वक़्त था। आज का दौर जब मैं देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, वो सारा वक़्त वो बस पढ़ाई में लगे रहते हैं, उन्हें ग्रेड्स लाने होते हैं, उन्हें मतलब सिलसिले करने होते हैं। अच्छा, हम पढ़ते थे तो मैं तो ख़ैर गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ी हूँ। उस वक़्त वहाँ हमारे उधर गाँव में तो रिवाज नहीं था प्राइवेट स्कूलों पर ऐसा कोई सिलसिला था भी नहीं। और ये भी खुदा का शुक्र मैं करती हूँ कि हमारे जो स्कूल तो थे, टीचर्स भी थे। तो मैंने गाँव में ही अपने मेहता सुजा मेरा गाँव है, ज़िला शेखपुरा नारंग मंडी के करीब है, नारोवाल की तरफ जाएँ तो रास्ते में आता है। तो मेरी वालिदा मोहतरमा टीचर थीं गवर्नमेंट स्कूल जहाँ मैंने स्टडी की। तो छठी क्लास से हमारे स्कूल में मतलब बड़ी जो क्लासेस छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तो हमारे स्कूल में बज़्म-ए-अदब होती थी। अब बज़्म-ए-अदब का रिवाज नहीं है, मैंने नहीं देखा आपके स्कूलों में कुछ ऐसा होता हो। तो हमारी बड़ी मतलब पढ़ने का भी स्कूल जाने का भी एक मज़ा आता था, एक दिलचस्पी थी। तो बज़्म-ए-अदब होती, बज़्म-ए-अदब में क्या होता कि हम लोग नज़्में पढ़ते, शायरी पढ़ते, अफ़साने पढ़ते और मतलब नातें पढ़ी जाती, हमदिया कलाम होता और इस तरह बैठ के तो मतलब सारी लड़कियाँ जो थी और टीचर्स जो थी, सब मिल बैठ के एक सीखने का बहाना होता। और उससे ये क्या होता था कि अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है
मतलब अगर अच्छी नात गा सकते हैं तो आप नात के मैदान में चले जाएं, आप शायरी पढ़ सकते हैं तो आप शायरी को पढ़ना शुरू कर दें, आप कहानी लिखना या पढ़ना चाहते हैं तो उसकी तरफ मूव करेंगे। मतलब कोई ना कोई अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, आपके अंदर कोई ऐसा कुछ शौक है, तो वो यकीनन उसको जिला मिलती है इन सारी चीज़ों से, अदब की इन सारी असनाफ से। तो मेरी उसी ज़माने में दिलचस्पी जो थी वो बढ़नी शुरू हुई, शायरी में और कहानी लिखने में। तो जब मैं 7वीं क्लास में थी उस वक़्त मैंने मज़ामीन लिखने शुरू किए और मेरी टीचर्स हैरान होती थी कि मैं लंबे-लंबे मज़ामीन लिख लेती। मतलब 7वीं क्लास में भागते-दौड़ती लड़कियाँ बस भागती-दौड़ती थी, खेलती-कूदती थी, कोई इतना वो नहीं था। और 8वीं क्लास तक मैंने अपने स्कूल की सारी लाइब्रेरी पढ़ ली। मतलब जितनी बुक्स थी लाइब्रेरी में, तो बाहर के मुल्कों की भी, पाकिस्तान की भी उर्दू तर्जुमे के साथ सारी होती। मुश्किल नहीं लगता था तो पढ़ ली। फिर ड्रामे हमारे स्कूल में मतलब होते थे, एक बाकायदा सीज़न होता था कि इसमें वो ड्रामे करने हैं और वहाँ भी लड़कियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता था। तो मुझे याद है कि 8वीं क्लास में मैंने बाकायदा एक साले में से ड्रामा चूज़ किया, उसको ड्रामाई शक्ल दी और वो मैंने बाकायदा लड़कियों से वो ड्रामा करवाया। अब उसमें हुआ ये कि एक्टिंग भी मैंने खुद की, सिंगिंग भी खुद की, डायरेक्शन भी खुद ही और मतलब सारा कुछ किया उसमें। तो हमारे वहाँ गाँव की ना चौधरियों की एक बेगम साहिबा वो देखने आई हुई थी उसको प्रोग्राम को, ड्रामे को। तो उन्होंने बाकायदा बाद में मुझे ₹50 दिए और उस ज़माने में ₹50 बड़ी चीज़ समझी जाती थी हम्म, और मैं बड़ी खुश हुई, उन्होंने इतना मतलब मैंने इस काम को पसंद किया। फिर जब 9th-10th में स्कूल चेंज हुआ, मैं बड़े स्कूल में गई, हाई स्कूल में चली गई। तो वहाँ फिर बैतबाज़ी के हमारे मुकाबले, ड्रामे तो होते ही थे, मतलब मीना बाज़ार भी होते थे, प्रोग्राम भी होते थे। तो मतलब पढ़ाई के अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा सरगर्मियाँ होती, तो बैतबाज़ी का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें हम लोग अलग से लेके ये तक अशार जमा करते और अशार जमा करते फिर उनको याद भी करते थे। या फिर दूसरी टीमों के साथ हमारी बैतबाज़ी होती है और हम जनाब फार-फार वो शेर सुनाते जाते। अच्छा ये अशार कुछ होता है ना कि किसी तरफ जाना ही होता है। तो अशार को लिखते, पढ़ते, कॉपियाँ बनाते, डायरियाँ बनाते, सारा कुछ करते, वो शायरी बस होने लगी। यानी मैट्रिक में मैंने पहली नज़्म लिखी, मुझे याद है और वो नज़्म मैंने लाहौर एक रिसाले में भेजी और वो छपी थी, छोटी-सी थी, लेकिन एक आगाज़ हो गया। फिर जब लाहौर शिफ्टिंग हुई तो फिर लाहौर तो वैसे ही आपको पता है बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो उसे अदब का और सकाफ़त का एक शहर जो है वो तस्लीम कर दिया गया है। और अब तो बाकायदा मतलब तो अदीब, शायर, प्रोग्राम और सारा कुछ लाहौर में, तो फिर लाहौर तो कहते हैं पहले तो ख़ैर कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जब जाने। हम्म, और फिर ये है कि अदब की क्रीम जो है वो लाहौर में रहती है। हम्म, तो जब अदबी सरगर्मियाँ यहाँ मैंने शुरू की तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस्ताद भी मिलते गए और बातें भी बढ़ती गई, प्रोग्राम्स भी, शायरी भी और यहीं से फिर लिखने का आगाज़ भी हुआ। पहले पहल तो शायरी की, फिर 2001 में जब मैंने कॉलम लिखने शुरू किए, तो कॉलमों को लिखते-लिखते अचानक ही मुझे ये भी पता चला कि मैं तो कहानियाँ भी लिख सकती हूँ। मैं जब कॉलम लिखती तो उसमें कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की कोई छोटी-मोटी कहानी आ जाती। मतलब आप कोई वाक़या है, कहीं गुज़रा है, तो उस वाक़ये को लिखने के लिए लाज़मी बात है कहानी का रूप उसे देना पड़ता है। तो वहीं से फिर कहानियाँ लिखने का भी आगाज़ हुआ। मैंने 9-10 साल तकरीबन कॉलम लिखे डेली पाकिस्तान में, डेली आफ्टरनून में। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद फिर कहानियों की तरफ जब मेरी तवज्जो की, शायरी चलती रही साथ, नज़्में भी लिखती रही, गज़लें भी लिखती रही, मुशायरे भी अटेंड करती रही, प्रोग्राम, सेमिनार सारा कुछ। तो फिर अफ़साने लिखने शुरू किए और बड़े-बड़े काफ़ी हैवी-हैवी अफ़साने भी लिखे। 2009 में 2003 में मेरी शायरी की पहली किताब आई थी अ, पानियों का फूल, पानियों का फूल के नाम से। वो मेरी शायरी जिसमें मेरी नज़्में थी, गज़लें थी। बस वो कच्ची-पक्की उम्र की एक शायरी होती है, तो वही वो शायरी थी। लेकिन उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने शौहर को, यूनुस खोखर साहब को। तो उन्हीं की ये कोशिश थी कि वो सारा जमा करके उन्होंने उसको किताबी शक्ल दी। और उसके बाद फिर कॉलम लिखने शुरू किए, फिर कॉलमों की किताब आ गई, फिर उसके साथ जब कहानियों और अफ़सानों का सिलसिला शुरू हुआ, तो 2009 में इंतज़ार के नाम से
2005 में मेरे कॉलमों का मजमूआ आया, ख्वाब और इनकलाब के नाम से, और 2009 में इंतजार के नाम से मेरे अफसानों का मजमूआ आया। उसमें 30 अफसाने थे और बहुत पसंद की गई किताब मेरी। तो बस वहाँ से फिर चलते कहानियों, अफसानों और फिर नॉवलेट तक बात पहुँच गई। तो फिर ये हुआ कि कॉलम जो थे ना उनमें कमी आ गई। 12-13 साल कॉलम लिखे, उसके बाद फिर मैंने कॉलम लिखने तो तकरीबन छोड़ दिए। हाँ, रिसालों में मज़ामीन वगैरह लिखती हूँ और कभी-कभार लिख लेती हूँ। फिर 2012 में आगा गुल साहब पे मैंने उनकी जो कलाम है मसीही, ख़ास तौर पे जो उन्होंने अफ़साने लिखे, जो मसीहियत के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने बलोची बाइबल की तारीख लिखी। बलोची बाइबल की तारीख कि बलोचिस्तान में मसीहियत कैसे आई, कैसे फैली, कौन मिशनरीज आए, कैसे उन्होंने मतलब लोगों की खिदमत की, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने, टीचर्स ने। तो बाइबल जो थी वो किस तरह से और कौन-कौन सी उन्होंने बड़ी दिलचस्प पैराए में तो सारा उसको बयान किया। तो वो मैंने जब काम देखा तो मैंने कहा कि एक मुसलमान आदमी, मुसलमान शख्स, मुसलमान राइटर इतना बड़ा काम कर सकता है, उसने बलूची बाइबल की तारीख ही लिख दी। तो हम क्यों नहीं उसके काम को हमें सराहना चाहिए। उनके काम को सराहने के लिए फिर मैंने उनके सारे जो जितना मसीही काम है उस पे तनकीद और तहकीकी काम का आगाज़ किया और सहरा की हथेली के नाम से पूरी किताब जो थी समझ लें एक थीसिस था, वो लिखा और अब वो जो किताब है जो छपी 2012 में और 2012 में जब मैं बहरीन गई तो फिर वहाँ भी लेके गई दोस्तों को दी। तो उसमें उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ये कि मसीही लोगों में इस किताब को दिया और लोगों में दिलचस्पी पैदा हुई, लोगों ने उस किताब को बलोची बाइबल की तारीख को पढ़ा भी और बहुत सराहा भी। और मेरा ख़्याल में कि हमें जो ऐसे अच्छे काम करते हैं उनको सराहना भी चाहिए। तो वो फिर किताबी शक्ल में आई जी, 2012। फिर नज़्मों और ग़ज़लों का जो सिलसिला वो उतनी देर में ये भी बढ़ गया। 2015 में फिर मेरी 5वीं किताब आई, पानी आँख में पानी रहने जी। 2015 वो मेरी नज़्म और ग़ज़लों की ताज़ा तसनीफ़ थी। फिर उसके बाद से मैंने 4 नॉवलेट लिखे। उसकी डिटेल मैंने भेजी थी आपको। जी, जी। वो उनमें लिखी वो मेरा फिर ख़्याल है एक मुख्तलिफ़ है पर स्लीबे सॉरी माज़रत के साथ एक स्लीबे वक़्त है, तलाश है। बीबी वक़्त है, बीबी पीरनी है, हुँ, मोर के नाम से है और तलाश, तलाश तलाश बिल्कुल। के नाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? अ, अभी आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। तो वो जो है सारे रिसालों में छप भी गए। मतलब बाकायदा किताबी शक्ल में तो अभी नहीं आए लेकिन सारे पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े रिसाले हैं, उनमें वो छप चुके हैं। अखबारों में भी छप चुके हैं और बहुत जल्द मैं इनको कंपाइल करके तो इनको किताबी शक्ल में भी ले आऊँगी। बेशुमार अफ़साने भी लिखे और शायरी भी। मतलब बिल 2-3 किताबें मेरी तकरीबन जो है ना वो रेडी हैं छपने के लिए। और उसमें हुआ ये कि किताब मेरी छप जानी थी अगर कोरोना तशरीफ़ नहीं लाता। कोरोना की वज़ह से बहुत सारे काम जो है वो अधूरे रह गए लेकिन कोई बात नहीं हमें मायूस नहीं होना चाहिए अगर खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है, सलामती दी है तो खुदा ने चाहा तो कुछ वक़्त के बाद यकीनन मैं इस पे काम करूँगी और मेरी अगली किताबों को अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए पेश करूँगी। जी, जी, और बस ये सिलसिला है, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है। जी, चलता रहना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये मैं समझती हूँ मेरे लिए अदब, शायरी, अफ़साना, लिखना, पढ़ना मेरे लिए साँस की तरह से मतलब जैसे जिस्म के लिए साँस ज़रूरी है, साँस लेने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि लोग जिस मैदान में हैं जिस चीज़ का उन्हें शौक होता है, उसको अपनी जिंद जान बना के रखना चाहिए, तभी ज़िंदगी गुज़रती है, वैसे मज़ा नहीं आता। तो ये छोटा-सा एक सिलसिला है। हाँ, उसके साथ छोटा-सा और भी ऐड कर देती हूँ, अपनी फैमिली लाइफ़ के हवाले से कि 1997 में मेरी शादी हुई थी नारोवाल मेरा ससुराल है। यूनुस खोखर साहब अदबी हलकों में जितना लोग मुझे जानते हैं उतना उन्हें भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। जी, और 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे खैर से जवान है, बेटी अभी स्टडी कर रही है, छोटी पढ़ रही है। या लाहौर में छोटा-सा अपने का आशियाना बनाया हुआ है और अदब की खिदमत कर रही है और इसके लिए
तो उनका शुक्र है जी, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ आपकी भी, कि आपने वक़्तन-फ़वक़्तन मौका देते रहते हैं, कभी मुशायरों में, कभी जी, जी, जी। नेशनली पहचान जो है वो बढ़ती है, होती है और ये अच्छा लगता है। जी, जी। जी, ये सारा कुछ सुन के जो आपकी खिदमत है, वो बहुत खुशी हो रही है और मैं समझता हूँ कि जो तख्लीक़कार है उसका काम है वो तख्लीक करता रहे और जो वैल्यू जो है उस काम की वो दुनिया जो है वो लोग एक्नॉलेज करते हैं उसको और आपको एक्नॉलेज भी किया गया है मुस्तनिद तौर पर। और मैं चाहूँगा कि साथ-साथ क्योंकि आज आपसे बातचीत भी होगी आपकी ज़िंदगी के हवाले से और आपकी जो खिदमत है शेर-ओ अदब के हवाले से और ये जो काम है इसके हवाले से बातें होती रहेंगी और मैं चाहूँगा कि आप अपना साथ-साथ कलाम जो है वो भी सुनाइए। तो अभी कुछ अपना कलाम जो है वो पेश कीजिए फिर बातचीत को आगे बढ़ाएँगे। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल आपकी समातों की नज़र। इंतहा होने से पहले सोच, इंतहा होने से पहले सोच ले, बेवफ़ा होने से पहले सोच ले, बेवफ़ा होने से पहले सोच ले, बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच, बंदगी मुझको तो रास आ जाएगी, तू खुदा होने से पहले सोच ले, कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, कासाए हिम्मत ना खाली हो कभी, तू गदा होने से पहले सोच ये ले, सोच लें। वाह! ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, मुब्तला होने से पहले सोच, ये मोहब्बत उम्र भर का रोग है, मुब्तला होने से पहले ये सोच ले, सोच बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियाँ, बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियाँ, फासला होने से पहले सोच, वाह! जिन जिंदगी बच रहे कुछ तेरे मेरे दरमियाँ, फासला होने से पहले सोच, जिंदगी एक साज है लेकिन कमर, जिंदगी एक साज है लेकिन कमर, बेसदा होने से पहले, वाह, 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 वाह! बहुत इंतहा ज़बरदस्त। होने से पहले सोच, बेवफा होने से पहले सोच। पहले सोच लें। बहुत वाह! शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त और क्योंकि आपने बड़ी आजिज़ी से काम लिया। आपने कहा कि जो पहली किताब थी पानियों का फूल और मैंने उसका मुताला किया क्योंकि मेरे पास भी है, मैंने पढ़ा भी है और बहुत खूबसूरत कलाम है वो भी और आपने कहा कि शायद वो कच्ची-पक्की उम्र का कुछ उसमें था, लेकिन वो बहुत पुख्ता चीज़ें हैं उसमें। आपने पता नहीं कैसे ये कह दिया क्योंकि पहली जो किताब होती है वो बहुत एक यादगार होती है, ये पहले बच्चे की तरह होती है, तो बड़ी अज़ीज़ होती है जो तख्लीक़कार को। तो उस किताब के हवाले से जब वो आई तो कैसा रिस्पॉन्स था? इस हवाले से बात कीजिए। रिस्पॉन्स उसका बड़ा ज़बरदस्त था। पहली जो कच्ची-पक्की की मैंने बात की, ये सारी चीज़ें पहली मोहब्बत की तरह होती हैं। तो जैसे पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, ये चीज़ें भी नहीं भूलती। और बड़ा अच्छा लगा उसमें हुआ ये कि जब इस किताब की तकरीब करवाने का सोचा हमने, तो शहज़ाद अहमद साहब हमारे बहुत लेजेंड शायर गुज़रे हैं। तो उनसे हम मिले, मैंने उनसे कहा कि आपने मेरी किताब की तकरीब सदारत करनी है। अच्छा, वो बहुत बड़े चूँकि शायर थे और इतने बड़े बंदे का मतलब कहने लगे मैं किताब मुझे दे के जाओ, मैं उसे पढ़ूँगा, अगर वो इस काबिल हुई, ये मेरी शर्त है। अगर वो मुझे लगी कि इसकी मुझे सदारत करनी चाहिए तो मैं इसकी सदारत करूँगा। अगर मुझे नहीं लगी क्योंकि पहली किताब के बारे में होता है कि मतलब जैसे मैंने बात की अभी कच्ची-पक्की शायरी होती है, तो मैं उनको किताब दे के आ गई। फिर 1 डेढ़ हफ्ते के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि किताब को आपने देखा? तो वो कहने लगे हाँ देखा। मैंने कहा अब क्या इरादा है, आप तकरीब करेंगे या फिर मैं किसी और से राब्ता करूँ? तो कहने लगे कि मैं सदारत करूँगा। और इस बात ने मुझे इतनी खुशी दी कि मेरा दिल जो था ना वो कमल की तरह ही खिल गया कि मतलब मुझे एक तरह से ये सनद मिल गई कि नहीं मैं कुछ लिख सकती हूँ। भले इससे पहले तो मैं डरती रही कि किताब तो ले आई हूँ ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जो कुछ ज़्यादा ही मतलब होते हैं, लेजेंड समझते हैं अपने आप को। लेकिन जब इन्होंने शहज़ाद अहमद साहब ने जब कहा कि मैं उसकी सदारत करूँगा,
तो अब यकीन कीजिए मेरे सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर हो गए और मैं बिल्कुल क्लियर हो गई और मुझे अच्छा लगा। फिर अबारी में उसकी पहली तकरीर जब हमने की बड़ी अच्छी शानदार पैमाने पे और मतलब ये अपना मुजीब शामी साहब जो थे ये मेहमान ख़ुसूसी थे, डॉक्टर कमल फिरोज़ थे और हमारे मतलब अहद के बहुत अच्छे-अच्छे शायर जो थे, राइटर्स जो थे उन्होंने इसमें शिरकत की। तो बड़ा अच्छा जेस्चर था और मुझे अच्छा लगा और प्रैक्टिस भी होगी कि नहीं अदब की दुनिया में अगर हमें रहना है, कायम रहना है तो किसी ने एक दफ़ा नीलिमा ने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू करते हुए उन्होंने पूछा था कि क्या आप ये समझती हैं कि अदब में मतलब अदब की दुनिया में अक्सर अक़लीती लोग या क्रिश्चियन लोग या दूसरे लोग जो हैं, वो कहते हैं जी हमें जगह नहीं मिलती, हमें बुलाया नहीं जाता, कहा नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा था कि जो लिखता है ना, उससे पहले तो अपने लिखे पे यकीन होना चाहिए। और फिर हम अगर अच्छा लिखेंगे, तो वो तवज्जो खींच लेगा और जगह हमें मिलेगी। जगह के लिए हमें कुछ मतलब डरना नहीं चाहिए इस बात के लिए कि हमें पता नहीं ये लोग जो राइटर बन के बैठ गए हैं, हमें जगह भी देते हैं। तो मैंने कहा मैंने अपनी जगह बनाई है। अगर कुछ कुछ लिखा होगा, उसमें कुछ होगा तो लोग खुद ब खुद कहेंगे हाँ भाई ये लिखता है, ये राइटर अ, इस अ, तरह से फिर जी, जी। मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूँ क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि आप देखिए जितने भी अच्छा लिखने वाले हैं उनका ये ज़रूरी नहीं होता कि उनका ताल्लुक जो है वो हम मसीही हैं या मुस्लिम है या कौन है। क्योंकि शायर और अदीब जो है उसका फ़न जो है वो बोलता है। और आप देखें जो नज़ीर कैसर साहब हैं वो देखें उनको पज़ीराई मिली है और आलमी सतह पे मिली है, ठीक है? और आप कहती हैं आयरीन है और भी जितने नाम हैं उनको जो हल्के हैं उनमें जो मुस्लिम हल्के भी हैं उनमें भी पहचाना जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शायरी जो है या जो आपका काम जो है वो बोलता होना चाहिए। उसमें इतना वेट होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए कि लोग खुद बिल्कुल, कहें कि आपको दावत दें कि आप आएँ और अपना कलाम पेश करें। तो ये तो हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये मैंने आपसे कहना था कि ये आप क्योंकि जो आपका फ़ील्ड है, एक तो शायरी एक खुद बड़ा मैदान है। उसमें नज़्म भी है, ग़ज़ल है, आप क्योंकि मैंने नज़्में भी आपकी सुनी है, वो भी उनमें भी एक बहुत बड़ा फ़्लो है, उसकी भी अभी उसके बाद में एक झलक देखते हैं। लेकिन ये जो हुँ। कहानियाँ हैं और अफ़साने जो हैं इनके बारे में बयान कीजिए कि इनका मुहर्रिक क्या था? ये कैसे कहानी बनती है? और कहानी और अफ़साना जो है इसमें किस तरह आप फ़र्क करती हैं? कहानी तो हमारे इर्द-गिर्द बिखरी हुई है कहानी। मतलब कहानियाँ हमें बनानी नहीं पड़ती, हमें अपने इर्द-गिर्द से बनी हुई मिल जाती। कहानी हर मोड़ पे, हर जगह पे खड़ी। हम अगर लिख सकते हैं, हमारे लफ्ज़ों में इतनी पावर है तो हम उसको ले लेते हैं और सफ़ों पे उतार लेते हैं। अफ़साना जो है वो हमें बनाना पड़ता है। मतलब एक चीज़ हमारे ज़हन में है और उस चीज़ को हम इतनी खूबसूरती से उसको फैला देते हैं सब पे, तो वो थोड़ा और चीज़ हो जाती है। तो ये हुआ इस तरह कि जब मैं कॉलम लिखती थी तो कॉलम लिखते-लिखते मतलब कोई एक कॉलम है बट्टा मज़दूर ख़वातीन पे मैंने लिखा। तो उसमें वो जो ख़ातून थी बट्टा मज़दूर औरत, उसके जो दुःख थे, उसकी जो परेशानियाँ थीं, वो जो अज़ियतें थीं, जो उनकी कैद-ओ-बंद की सोबतें थीं और मतलब किस तरह से भट्टा-खश वाले जो हैं, किस तरह लोगों को पैसे दे के खरीद लेते हैं और वो बॉन्डेड लेबर करते हैं वहाँ। उनको मतलब तकलीफ दी जाती है किस तरह से। तो वो औरत की कहानी जो थी ना वो मैंने लिखी कॉलम के लिए, तो उसने क्या-क्या किया, कैसे किया सारा। तो इस तरह फिर दूसरे कॉलम में भी छोटी-मोटी कोई चीज़ आ जाती है, मतलब 8-10 लाइनों के लिए। तो वो करते-करते मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कहानियाँ लिख सकती हूँ और अपने इर्द-गिर्द बिखरी हुई कहानियों को मैंने देखा कि लोग कितने दुःख में हैं, ख़वातीन कितने मसाइल का शिकार हैं। तो ख़वातीन के हालात पे मैंने छोटी-छोटी कहानियाँ भी लिखनी शुरू की और वो भी मैं मतलब मुख्तलिफ रिसालों में भेजती वो छपी जाती। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई। तो एक दफ़ा मुझे याद है हम चौपाल में मुशायरे में शरीक हुए। तो हमारे एक बहुत अच्छे शायर थे, वफ़ात पा चुके हैं। तो उन्हें पता था कि मैं कहानियाँ लिखती हूँ, अफ़साने लिखती हूँ। तो वो बड़े दुखी हुए इस बात से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप मेरे कहानियाँ लिखने पे क्यों दुखी?
तो कहने लगे मैं दुखी इसलिए हूँ कि हमसे एक अच्छी शायरा छीनी। मतलब खवातीन शायरात पहले कितनी कम है शायरात, तो आप अफसाने लिखने लगेंगी तो आप तो शायरी नहीं करेंगी, तो फिर आप हमसे तो एक शायरा छीन ली। तो मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैंने कहा कि जो काम बंदा कर रहा होता है ना, जिसकी आदत पड़ जाती है, तो वो आदत जो है ना आदतें नहीं छूटती, तो शायरी मेरी आदत है। ये मैं चूँकि बुनियादी तौर पे शायरा हूँ, इब्तिदाई मैंने शायरी से की थी। तो ये कहानियाँ तो रास्ते में खड़ी थी, चलते-चलते मेरे साथ आ गई। उन्होंने कहा कि हमें भई लिखो, हम मतलब हैं। तो मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया अफ़साने, फिर उसके बाद नावल हकीकत की किताब भी छप गई। अब दूसरी, तीसरी बल्कि किताब तैयार है उसकी छपने वाली। जी, जी। तो ये जनाब बस जी। सारे अ, हादसे ही होते हैं और हादसे चलते रहते हैं। और नहीं, ये बड़े अच्छे हादसे हैं और मैं समझता हूँ कि एक जो मैं खूबी जानता हूँ आप में कि आप में जो मिज़ाज जो है उसकी भी हिस्स जो है वो मौजूद है, क्योंकि और पता नहीं शायद आपने बाकायदा इसको लिखा नहीं, इसमें आप आई नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है क्योंकि गालिब को हम जब देखते हैं, गालिब के यहाँ जो मिज़ाज है छोटी-छोटी बातें उनके चीज़ें, और ये बाकायदा तौर पे एक आर्ट है और मैं समझता हूँ कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि शायर अदीब बाज़ लोग समझते हैं कि ये बड़े ड्राई किस्म के लोग हैं या पता नहीं ठुकराए या किस तरह के लोग हैं, आशिक मिज़ाज लोग हैं, कुछ समझ नहीं आती। कुछ लोग इस तरह कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुश मिज़ाज जो है वो भी होना चाहिए, जो बिल्कुल मिज़ाज है होनी वो भी चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए। होनी चाहिए। जी। इसके हवाले से आप देखिए क्या कहेंगे? मैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हूँ और कभी-कभार लिख भी लेती हूँ। एक दफ़ा नारवाल अब गाड़ी पे गए तो आते वापसी पे बेटे ने वो कहने लगा शॉर्टकट से घर लेके जाता हूँ। वो सीधा दरिया रावी में बेड़े में आ घुसा। उसपे मैंने एक मज़मून लिखा उसपे फेसबुक पे भी दिया और वो जितने लोगों ने पढ़ा इतना एन्जॉय किया और कहने लगे आप मज़ाक लिखा करें। मैंने कहा जी मज़ाक लिखना इतना आसान नहीं है। लाइक ये कभी-कभी मतलब ये तौफ़ीक मिल जाती है कि हम थोड़ा-सा उसको कर लेते हैं। तो जी, मैं कुछ लिख भी लेती हूँ। मैंने बहरीन जब मैं गई तो वापसी पे उसका जो सफ़रनामा था, वो जब मैंने लिखा वो छपा भी, तो जिसने पढ़ा बस लेट-लेट के हँसे, कहें कि ये क्या मतलब तुम तो मज़ाहिया अंदाज़ में लिखा है सारा। तो ये हो जाता है बस, अचानक हो जाता है कभी-कभी, लिख जी, लेती जी। हूँ कुछ जी, थोड़ा-बहुत। जी, बहुत खूब। और मैं चाहूँगा कि अभी आप अपना कलाम जो है वो पेश करें, और अगर नज़्म है तो वो भी पेश करें। कोई 2 चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी पेश करें। हाँ, एक एक नज़्म आपकी नज़र करती हूँ। जी, नज़्म अच्छा। का उन्वान है वो है, जी, वो है। एक सोच ने फिर मेरा घेराव किया, वाह! एक सोच ने फिर मेरा घेराव किया, मैं क्या हूँ, कौन हूँ? एक ज़र्रा कायनात, एक ज़िंदा कायनात। हुँ, मेरी हैसियत क्या है? एक चूंटी मुझसे बेहतर है, या शायद सारी दुनिया। एक बेसबाती का आलम है, चारों ओर एक यासियत रक्स गुनाह है। लटके हुए चेहरों पर दुख की अबारतें कंधा है, लटके हुए चेहरों पर दुख की अबारतें कंधा है। माथे की लकीरों में तकदीर के फैसले सब हैं। हिम्मत की उम्र बीत गई, रक्शे उम्र की तनाबें हमारे हाथ में नहीं। कोई तो है जो इस अलूयन से परे है, कोई तो है जो इस अलूयन से परे है। लाखों कुलिये बनते और टूटते हैं, रिश्तों रेशों और पट्टों पर मुश्तमिल हयात अपने डीएनए में बिल्कुल लाचार है। रेशों और पट्टों पर मुश्तमिल हयात अपने डीएनए में बिल्कुल लाचार है। इन आंखों के गुबार में कुछ तो पिन्हा है। मेरी दुआएं कहाँ जाती हैं, मेरे आंसू कौन गिनता है। एक उम्र एक लम्हे के हजारवें हिस्से में उसी ने मुझे संभाला दिया, जो मुझे दिखता नहीं मगर मौजूद है। वाह! बहुत शुक्रिया। वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि जो नज़्म है ये भी एक बहुत खूबसूरत ख़्यालात के इज़हार के लिए, और मैं समझता हूँ कि शायद कोई बड़ा ख़्याल बाँधना हो उसमें, तो नज़्म जो है वो हमें आज़ादी ज़्यादा देती है, कोई ग़ज़ल जो है वो हमें कहीं न कहीं पाबंद कर देती है। तो ये किस तरह आप देखती हैं नज़्म और ग़ज़ल जो है इसको? गजल जो है उसमें तो पता ही रदीफ काफिये की पाबंदी है। नज्म में बेशक रदीफ काफिये की पाबंदी नहीं, लेकिन उसमें भी पाबंदी है, एक रिदम की पाबंदी। उसमें भी आप तबले की थाप की तरह
धन 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 धना धन धन, इस तरह से वो करके, तो उसमें भी आप मतलब उसको लेके चलते हैं। बेवज़नी अगर नज़्म में भी होगी तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, मतलब आप कहेंगे कि ये क्या लिखा है? उसमें भी एक रिदम होना चाहिए, लफ्ज़ों का तालमेल होना चाहिए। जो कुछ हम कह रहे हैं उसके इज़हार का सलीका तो ज़रूरी है। बल्कि एक दफ़ा तो मैं सत्यपाल आनंद साहब का इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उन्होंने गज़ल को तो हमारी दुनिया से निकाल दिया। कहने लगा अब नज़्म का ज़माना है। नज़्म जो है उसमें हम बड़े-बड़े मज़ामीन बड़ी सहूलत के साथ बयान कर सकते हैं, मान सकते हैं जी। लेकिन एक रिदम के साथ। गज़ल पाबंद है और पाबंदी ज़रूरी है और पाबंदी आनी चाहिए। जो शायर है, अगर नज़्म भी लिखता है तो उसमें पाबंदी है, गज़ल भी लिखता है तो उसमें तो ख़ैर है ही। रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी है और अ, वज़न, औज़ान, बहूर और सारी चीज़ें। तो जब तक हम इन चीज़ों को सीखते नहीं, हम अच्छे लिखारी नहीं बन सकते। नए जी, लिखने वाले जो हैं, मैं उनके लिए तो कहूँगी कि ज़रूर सीख के मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम मैं तो अभी तक तालबे-इल्म हैं और सीख रहे हैं। जी, जी। और मैं समझता हूँ कि ये शेरी रियाज़त इसको कहते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जैसे आप देखोगे सिंगर डेफ़िनेटली, होता है, जब उस आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इतना रियाज़ करते हैं, ठीक है? वो सुबह उठते हैं, रियाज़ करते हैं। डेफ़िनेटली, तो डेफ़िनेटली। ये इसको शेर-ए रियाज़त कहते हैं क्योंकि शेर ही आप एक बार शेर कह दिया तो फिर आपको उसको देखना पड़ता है कि हाँ, उसका ख़्याल जो है वो कितना बिल्कुल अच्छा सही। आ रहा है, उसमें जो लवाज़मात हैं, जो तलाज़मा है वो कैसा है, उसमें जो रदीफ़ काफ़िया कैसे आपने उसको रदीफ़ को कैसे निभाया और सारी चीज़ें। तो ये मैं जब कहती तक हूँ ये कई जी, दफ़ा अशार काटने पड़ते हैं, मतलब वो नहीं सेटिंग होती, जी, ऐसे जी। होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी को शेर-ए रियाज़ और शेर-ए जो मेहनत जो है वो कहते हैं और जैसे-जैसे हम करते जाते हैं, उतना ही उसमें निखार जो है वो आता जाता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना और कलाम जो है वो सुनाएँ। जी, गज़ल के चंद अशार, जी, अरशाद ताज़ा कीजिए। गज़ल है। जी, मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हैं, मैंने किताब नहीं रखी। जी। हुँ। ऐ हुनर आशना हुनर ख़ामोश, वाह! ऐ हुनर आशना हुनर ख़ामोश, क्यों तेरे ज़ब्त का है दर ख़ामोश। वाह! ऐ हुनर आशना हुनर ख़ामोश, क्यों तेरे ज़ब्त का है दर ख़ामोश। वाह! जब बलाएँ ज़मीन पर उतरी, क्यों वाह! रहा सब का सब नज़र ख़ामोश। वाह, 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 वाह! जब ज़बरदस्त। बलाएँ ज़मीन पर उतरी, क्यों रहा सब का सब नज़र ख़ामोश। मुश नोचती फिर रही है, नत को लब पर भी नींद तारी, नत को लब पर भी नींद तारी है, और तेरी आँख का सहर ख़ामोश। नोचती फिर रही है ज़हनों को, चीखती काटती नज़र ख़ामोश। चुप है सहरा भी और सहरा भी, चुप है सहरा भी और समंदर भी, मौज दर मौज है डगर ख़ामोश। खाक बसरों का पूछते हो क्या, खाक बसरों का पूछते हो क्या, दिल भी ख़ामोश और घर ख़ामोश। वाह! वो हमाला का एक जंगल था, वो हमाला का एक जंगल था, और जंगल भी इस कदर खामोश। खामोश। वाह! वो हमाला का एक जंगल था, और जंगल भी इस कदर खामोश। मुश कैसे चुपचाप दोनों काट गए, कैसे चुपचाप दोनों काट गए, जिंदगी का हसी सफर खामोश। खामोश। वाह! आस का एक दिया जला तो सही, आस का एक दिया जला तो सही, क्यों रहे दर्द का ये डर खामोश। जब बलाएं जमीन पर उतरी, क्यों रहा सब का सब शहर, क्यों रहा सब का सब नजर। बहुत शुक्रिया। वाह, 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 वाह! बहुत कागज ज़बरदस्त। अंधेरे में पड़े, मैं बार बार वो भूल जाती हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है। जी, जी, जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह और मैं चाहूँगा कि ये एक बड़ा एक समा बंधा हुआ है। कुछ पंजाबी में भी कुछ लिखा कभी आपने पंजाबी ज़ुबान पंजाबी में? में मैंने बहुत लिखा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास पंजाबी की तारीफ नहीं, पता मसला क्या है मेरे साथ। वो ये है कि मुझे ना जुबानी याद नहीं रहता। हाँ, एक शेर शायद मुझे अपना पंजाबी का जी, याद जी, होगा। जी। हाँ,
जी जी, अता कीजिए। वो था, औखी रात ते केड़े पैंडे पै गए आ, वाह। औखी रात ते केड़े पैंडे पै गए आ, ठंडे पे आ गए, हाँ। तेरे दिते जख्म दा वार भी सह गए आ, वाह। तेरे दिते जख्म दा वार भी सह गए आ, जिन्नियां हत्थ दियां लीकां उन्हें दीवे सन, वाह। जिन्नियां हत्थ दियां लीकां उन्हें दीवे सन, तेरे प्यार च सारे बाल के पै गए, बाल के बह गए हैं, हाँ। जिन्नियां जिन्नियां हत्थ दियां लीकां उन्हें दीवे सन, वाह। तेरे प्यार च सारे बाल के पै बह गए हैं। वाह 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 वाह। गए। लिखा हुआ है काफी कुछ, शायद कहीं और रखा है, कहीं पंजाबी मुशायरों में भी जाना होता है, फिर चूंकि जी मादरी बोली हमारी पंजाबी है, जी तो कैसे हो सकता है कि पंजाबी में ना लिखे, लेकिन चूंकि उर्दू का ज्यादा ही चूंकि रुझान रहता है, तो जी उसमें जी फिर जरा ज्यादा ही लिखा जाता है। जी। आसना साहबा, आप जब हम बात करते हैं मुताला की, तो आप जो शोरा कराम हैं, आपने उनको पढ़ा, या कौन सा आपका पसंदीदा शायर है? मैं समझता हूँ कि ये जो इंस्पिरेशन है, ये तो आप देखें सारी जिंदगी चलती रहती है। हम वी आर इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल। और मैं तो बहुत दफा कहता हूँ कि जो इंस्पायर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है ये बहुत जरूरी है। तो आप जो है, जब मुताले की बात आती है, तो किन को आपने, कुछ असातिज़ा को पढ़ा, या किससे मुतासर हुई शायरी में? मैं जब पढ़ना शुरू किया था, मतलब जब मैं दुनिया जहान को पढ़ती चली जाती थी, पढ़ती चली जाती थी, उस वक्त को लिखने का इतना नहीं था जब मैंने पढ़ना शुरू किया। तो एक दफा एक राइटर का मैंने कॉल पढ़ा, राइटर का नाम मुझे याद नहीं, उसने लिखा कि एक सफा लिखने के लिए 100 सफे पढ़ने चाहिए, वाह। तब हम कहीं जाके वैसे सीख के तो कोई एक आध सफा जो लिख सकते हैं। तो खैर 100 सफे तो नहीं पढ़ते, जब पढ़ना शुरू किया पढ़ते गए तो कुछ ना कुछ लाज़िम मतलब सीखने का सिलसिला होता है, तो सीखा भी कुछ ना कुछ। तो पढ़ा तो बहुत, कि इंस्पायर मैं बहुत सारे लोगों से हूँ, इसमें लाज़िम बात है। जब गालिब को पढ़ा, तरह के तो जी आपने जी। हाँ जी, मैं बता रही थी उनके बारे में, गालिब के बारे में। गालिब से मुस्नद शायर तो अब तक कोई भी नहीं इस 200 सालों में। तो गालिब के साथ फिर उसके बाद भी मतलब बड़े-बड़े नाम हमें मिलते हैं, जिनको पढ़ा, जिनसे हज़्ज़ उठाया, मुतासिर हुई। मुतासिर लेकिन मैं गालिब की शायरी से भी हूँ, और अपने अहद में अपने अहद तक आते-आते जो हमारे लेजेंड शायर थे, उनमें मुनीर नियाज़ी और अहमद फराज, नासिर काज़मी, मतलब बड़ी रमा शायरी और बड़ी मज़ा आता था पढ़ के जिनको ना, ज़बरदस्त। फिर मतलब जब गैर मुल्की राइटर्स को भी पढ़ा, तो उनमें मतलब क्या-क्या शानदार चीज़ें सीखने को मिली। तो इसके अलावा नज़ीर कैसर हमारे अहद के एक बड़ा नाम, जी जी। तो वो तो क्या बात, तो लिखते हैं, कमाल लिखते हैं, और मैं उनकी शायरी से भी बहुत मुतासिर हूँ। बल्कि एक दिन मैंने एक गज़ल लिखी, अब वो मुझे याद नहीं है। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में शायरा सभा मैंने पढ़ी, तो जमील यूसुफ साहब हमारे बहुत लेजेंड राइटर हैं। जी। तो उन्होंने जब वो गज़ल मेरी सुनी छोटी बहन ने, तो कहने लगी कि आपने नज़ीर कैसर की तरह गज़ल लिखी। हम्म। मैंने कहा मैं उनकी तरह तो नहीं लिख सकती, हाँ मुतासिर ज़रूर। जी और जब चीज़ की समझ आने लगती है ना, तो जब हम किसी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे मुतासिर होते हैं, तब सही मायनों में होता है, क्योंकि एक उम्र होती है, हर एक से हम मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन फिर एक उम्र ऐसी आती है जब सोच समझ के मुतासिर होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब सोच समझ की उम्र है। तो अपने तमाम लेजेंड राइटर्स को मैंने पढ़ा है, पसंद किया है, सीखा है। अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि कुछ सोच समझ के मुतासर होना। ये तो जब मुतासर होना होता है तो कोई ना एज होती है ना कुछ ना होती। चलो, यानी हो आप सेफर, अपने सेफर साइड जो है वो चुनी है। हाँ जी। अच्छा, मैं ये हाँ बात जी। चली है हमारे लेजेंड शायर नज़ीर कैसर साहब से, मैं उन्हें बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ तकरीबन कोई 20 सालों से तकरीबन उनके साथ ये दोस्ती है। और मुझे क्या याद है बात कि जो मेरी पहली किताब थी, तो मैं मसवदा उनके पास लेके गया, उस वक्त ये कोट लखपत में होते थे। तो बड़ी उन्होंने शफ़क़त दिखाई, और मेरी किताब के हवाले से उन्होंने लिखा।
और अभी भी जब भी होता है, अच्छा उनकी मुझे जो बात ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो गैर जरूरी किसी पे तनकीद नहीं करते। मतलब कि आप देखें हमारी नहीं कम्युनिटी में से वो कभी भी किसी को और करते और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और ये उनका बिल्कुल बड़ापन है कि वो सही, हमेशा इनकी हौसला सारी अफजाई। बहुत है, इनकी सारी बहुत है, और ये चीज बंदे को बड़ा बनाती है। सही बात और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़े शायर हैं और हमारे अहद के बहुत बड़े, है। क्योंकि हमारे मैं यहाँ बहुत करीब से उनकी शायरी का मुताला भी करता हूँ, उनके देखता हूँ मैं मिस्र। समझती हूँ आज के दौर की हमारी शायरी का चेहरा है, जी, और इस पे। उनमें उनमें हम आज के दौर को, इस दौर को देखते हैं। सही बात और कैसर साहब के बाद आप कम्युनिटी में किस तरह देखती हैं आगे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें कुछ? कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आ रहे हैं। अब नए जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा लिख, बहुत अच्छा लिख, खवातीन बहुत अच्छा लिख रही हैं, और जेंट्स बहुत अच्छा लिख, मतलब आयरिन फरत पिछले दिनों आपके साथ उनका था जी जी, प्रोग्राम, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लिख रही हैं, बहुत नाम बनाया है, बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, मैं उनको जी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और फिर हमारी और बड़ी अच्छी शायरात अभी विक्टोरिया पैट्रिक तो खैर जो हमारे बहुत ही सीनियर शायरा, बहुत अच्छा लिखती हैं, शायरी कमाल की है उनकी। और नए लिखने वालों में अभी जरी मुनव्वर हैं, और महनाज बेंजामिन हैं, कद और लोग हैं, बहुत अच्छा लिख रहे बिल्कुल। हैं। और और हमारी उम्मीद है ये, उम्मीद जी है कि जी आइंदा भी, मतलब आगे भी बढ़ते जाएंगे और भी बहुत से लोग आएंगे। मर्दों में मुझे इस वक्त जो शायरी पसंद है, बहुत सारे लोग हैं उनमें, मुझे खालिद इमानुएल बहुत जी, अच्छा लिख रहे हैं इस्लामाबाद से। कोई शक नहीं। परवेज बज़मी है, परवेज बज़मी तो खैर बहुत ही पुराने उम्दा लिखने लिखने वाले। वाले हैं। जी फिर डॉक्टर आदल अमीन है जी लाहौर से, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग, मतलब ये है कि हमारी उम्मीद कायम है, खुदा उनका शुक्र है। तो अच्छे लोग बेशक कम हैं, तादाद में कम है, लेकिन अगर अच्छा लिखेंगे तो कमी कोई मैटर नहीं करती। वो लिखा हुआ लफ्ज अपनी जगह खुद बना ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी दुआ है कि अच्छा अच्छा लिखते रहे। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है लिखने का, ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अदबी जिम्मेदारी शायरों, अदीबों, दानिशवरों पे, कि वो संजीदा हो इस मामले में। मैं समझता हूँ कुछ लोग संजीदा नहीं होते, वो उसको चीज को, गिफ्ट को, टैलेंट को, तो वो आगे नहीं बढ़ता। जैसे आपने कहा कि आपने बड़ी संजीदगी के साथ ये पिछले 30-35 साल आपने जो अदब तख्लीक किया है, आपने मताला भी किया और लिखा भी, कहानियां, नावल, और इस तरह बड़ी एक जो तख्लीकी काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शायर जो है वो मुआशरे की आंख है। ठीक है। तो कोई भी मुआशरा शायरों से, अदीबों, दानिशवरों से बड़ी तवक्कुआत रखता है कि ये ऐसे लोग हैं जो एक ख्वाब दें लोगों को। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में बहुत अच्छा। मेरा आप नाम एक बोल गई, तजदीद का। मैं समझता हूँ कि तजदीद कैसे बहुत तजदीद कैसर बहुत अच्छा लिख रही हैं, डॉक्टर प्रिया तबीता बहुत अच्छा लिख रही हैं। फिर एफसी कॉलेज में हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब आना बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनमें अनिल सैमुअल हैं हमारे नए लिखने वाले, डॉक्टर सफदर नईम है। और वो बस यकदम नाम ज़हन में नहीं आता, वरना लिखने लगूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ। और अच्छा, मतलब मुनव्वर अजीज हैं इस वक्त जी इन दोनों रावलपिंडी में हमारे बहुत ही लेजेंड राइटर हैं, जी क्रिश्चियन कम्युनिटी में उनका बड़ा एक नाम है, बहुत ही सीनियर शायर है हमारे। जी जी। और बहुत अच्छा, मैंने बताया ना कि जैसे जैसे याद करते जाएंगे बहुत से नाम हमारे और बिल्कुल, और आगे हम माजरत चाहेंगे अगर किसी के नाम आप नहीं ले सके, क्योंकि और उस वो पता है क्या हो जाता है ना, बस में जल्दी भूल भी जाते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये बहुत, हम उम्मीद रखते हैं बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं और आइंदा भी लिखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे शुरा कराम हैं या शायरात हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, तख्लीकार हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर नाम उस तरह कोई नाम मेंशन हो सके तो माजरत खाएं, लेकिन ऑल आर बस ये है कि इक्वली। कहानियाँ कहानियाँ लिखने वाले कम हैं, नावल अफसाना लिखने वाले कम लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं वो अच्छा लिख रहे हैं। मतलब आसफ इमरान साहब हैं, बहुत अच्छी कहानी लिख रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ शायरी ही नहीं, नसर की तरफ भी आना चाहिए हमारे को, नसर लिखनी चाहिए। प्रिय तबीता ने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब अफसाने तो नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने नसरी उन्होंने उस पे तनकीद लिखी है, मनफी तनकीद भी लिखी किरदार है। जो है नॉवल के। हाँ जी, तो मतलब नसर लिखी उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि हमारे लोगों को नसर की तरफ भी आना चाहिए, ये जरूरी है।
बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। जी, तो अभी आपका कलाम सुनते हैं। हाँ जी, नाज़रीन। एक नज़्म छोटी-सी, उसका उन्वान है जज़ीरा। नज़्म का उन्वान है जज़ीरा। वो एक फूल पे बैठा हुआ लम्हा मुस्कुराकर देखता है। वाह! सुबह की पहली आँख वो चली, मुझे उफ़ुक़ के उस पार ले, जहाँ बेफ़िक्री के झूले पड़े थे। मोहब्बत ने नीम ख्वाबीदा आँखों से मुझे देखा। एक तितली अड़ी एक तितली उड़ी और मेरे हाथ पर आ बैठी। मैं कौन थी? एक खुशबू जो बाग़े अदन से आती है, एक मुस्कान जो किसी फरिश्ते ने भेजी थी, कमल का फूल जो कई रंग में वोल्गा के पानियों में सर उठाए हुए अपने होने पर नाज़ा है। लम्हा मुस्कुराया, बंद पलकों के हंडोलों में सिर्फ ख्वाब पनपते हैं। तुम्हारे रेशमी बदन पर किरणें मुस्कुराती हैं। उठो और आंचल झाड़ो, दुनिया को चलने दो, कि दुनिया सुनहरी जज़ीरे में। वाह, 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 वाह! ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, आसमा साहबा, ये जो अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा जो है आपके पास, मैं समझता हूँ ये बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप देखिए, अफ़साना जब हम लिखते हैं तो उसमें भी आपने इस तरह का उसको रंग देना होता है, तो ये कैसे देखती हैं आप जो ज़ख़ीरा जो है आपके पास? मैं तो बल्कि कई दफ़ा कुछ लोगों को जब पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास इतने कम लफ्ज़ क्यों? क्योंकि हम लफ्ज़ों से ही तो खेलते हैं। खेलते हैं, बिल्कुल। लफ्ज़ ही तो चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास हमारी वोकैब्युलरी में लफ्ज़ नहीं होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे मतलब मैंने कहानी के बारे में लिखा था कि कहानी कभी मरती नहीं, हमेशा ज़िंदा रहती वाह! और ये कभी मरेगी भी नहीं। इसलिए कि जब तक इंसानी ज़िंदगी कायम है, कहानी कायम है। दुनिया आती रहती है, जाती रहती है। ज़माना आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सदियाँ अपने अंदर दफ़्न कहानियों को बाहर लाती रहीं। वक़्त कहानी बुनता है, लहरों की रवानी में कहानी, समंदरों की उछाल में कहानी, हवाओं की ज़ुबान में कुछ और। हर तरफ, हर वक़्त, हर जगह, हर रंग, हर नस्ल, हर दौर की कहानी। चार समत की कहानी, दायरों में घूमती कहानी, चारों कोनों पे बैठी कहानी, अंदर बाहर राह पर, कभी नीचे, कभी फलक पर, कभी ज़मीन की तहों में, कभी पहाड़ों में, कभी नदी नालों में, मैदानों में, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ुज़ा में, फूलों और कांटों में, खुशबुओं, तितलियों और जुगनुओं की अपनी कहानी, छोटे-बड़े घरों, महलों, झोंपड़ियों, फुटपाथों की अपनी कहानी, काले, गोरे, गंदमी, हसीन, बदसूरत की अपनी कहानी, बीमार, तंदुरुस्त की अपनी, अमीर, गरीब, सनअतकार, जागीरदार, बुडेरे, खान, मालिक, नौकर, सरदार, उस्ताद, शागिर्द, औरत, मर्द, सास, बहू, भावज, सगी, सुतेली, दूर नज़दीक के रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, सबकी अपनी-अपनी कहानी। खुदा की खुदाई में सच की कहानी, शैतान के कामों में अपनी एक झूठी कहानी। ताहद नज़र जहाँ तक सूरज सोच के घोड़े दौड़ते हैं, हर तरफ एक कहानी। तेरी कहानी, मेरी कहानी, ज़िंदगी और मौत की कहानी, नौकरी, बेकारी, बेज़ारी की कहानी, भूख की कहानी, भरे पेट की कहानी, जंगों की, अमन की, दहशतों वहशतों के, सुकून की, अमन की कहानी, लब और रुखसार की कहानी, ज़मानों मकान से मावरा कहानी, कायनात, चाँद, सूरज, सितारों की कहानी, गर्ज़, हर चीज़, हर जगह, हर इस्म की कहानी। तो मैं कह रही थी कि कहानी कभी खत्म नहीं। वाह, 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 वाह! बस ज़बरदस्त था जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने लफ्ज़ों को परोया, बहुत शानदार और बहुत अच्छा ये आपको मलका हासिल है इस पे। अच्छा, ये बताइए कि ये आप देखें कि शेर कहने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जज़्बा दरकार होता है। उसके लिए आपको ज़िंदा-दिली चाहिए, उसके लिए आपको, क्योंकि वही आपकी एनर्जी होती है। तो आप क्या बिल्कुल समझती हैं सही। कि जो आज का अदीब है, शायर है, उसके क्या मसाइल हैं? एक तरफ आप देखिए जज़्बा होता है कुछ करने का, दूसरी तरफ इंसान की ज़िंदगी है। तो आप किस तरह देखती हैं कि आज का जो शायर, अदीब, दानिश्वर है, उसको क्या मसाइल हैं जो मेन, जो आपकी नज़र में है? आज के हमारे जो शायर हैं, मतलब उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी है, वो ये कि एक तो जो सरकारी अफ़सरान हैं, उनके तो मसले, उनके लिए प्रॉब्लम। जी, फिर जो पैसे वाले लोग हैं, शायर हैं, बड़े-बड़े लिखारी हैं, बहुत पैसे लेते हैं लिखने के, जिनकी मतलब बन गई एक जगह उनके सिलसिले, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी एक जगह बनी। अब बात आती है नए लिखने वालों, और हम जैसे भी इवन के लिखने वाले जो सालों-साल
लिखते रहते हैं और मुश्किल से अपनी जगह भी बना लेते हैं, लेकिन हम वो कुछ अर्न नहीं कर सकते जो मतलब किया जाना चाहिए। फिर मतलब जो लोग ग्रोहबंदियाँ करते हैं, ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ लगा लेते हैं, अदबी तंज़ीमें बना लेते हैं और उनको फिर प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि नहीं बस ये जो हमारा दायरा है, जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, मुशायरा चल रहा है, तो एक मखसूस लोगों की लिस्ट उनके पास है, वो उनको बुला लेते हैं और वो चलते हैं। ऐसे ही दूसरे दीगर प्रोग्रामों में ग्रुप्स में है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ग्रोहबंदियाँ या ग्रुप्स बनते हैं या मखसूस टोला हम बना लेते हैं, टोलाबाज़ी बोलते हैं, ये नहीं होना। एक अदीब और शायर को बहुत ही खुले दिल का होना चाहिए और खुले दिल से सब कुछ कबूल करना चाहिए, खुले दिल से हर चीज़ का इज़हार करना चाहिए और नए आने वालों को जगह देनी चाहिए। और ये नहीं कि हम कहें कि हमारे मतलब ग्रुप में शामिल हो जाएँ, तो फिर हम आपकी प्रमोशन के लिए काम करेंगे। ऐसे ही जो लोग बाहर बुलाए जाते हैं, बाहर बड़े-बड़े मुशायरों में शिरकत करते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, तो वो भी मखसूस लोग हैं या मखसूस ग्रुप्स में जो शामिल हो जाते हैं। मैं समझती हूँ ये हमारे आज के दौर का अलमिया है बहुत बड़ा, एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे। ये तो हर जगह पे है लेकिन हमारे अदीबों शायरों में, हमारे राइटर्स में भी ये बहुत है कि मतलब हौसला अफ़ज़ाई करने की कमी है। इतनी-इतनी बड़ी अकेडमीज़ बनी हुई हैं, अदारे बने हुए हैं और लोगों को मतलब कोई हेल्प नहीं की जा रही। हमारे मुज़ाफ़ात के जो लोग हैं, वो यही रोना रोते हैं, इतने-इतने अच्छे राइटर्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो बेचारे सारी ज़िंदगी लिखते हैं, मर खप जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनकी किताब नहीं छप सकती इसलिए किताब छापने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये तो जो लोग कोशिश कर लेते हैं, उनकी किताबें नेक्स्ट टाइम पे आ जाती हैं, जो नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए बिल्कुल मतलब कोई मदद नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ही कम शायद लोगों को वही मैंने बताया ना कि जो लोग शामिल हो जाते हैं ग्रुप में, तो उनकी फिर प्रमोशन हो जाती है, बाकी हम जैसे लोग अपनी ही कोशिश से जो कर सकते हैं, करते हैं। जी। तो ये सिलसिला है, इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है और मैं समझता हूँ एक जो अलमिया हमारा उसकी तरफ आपने इशारा किया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह तो फिर जो अदब की खिदमत जो है वो नहीं हो सकती उस तरह क्योंकि आप जो हकदार है आप उसका हक मार रहे होंगे जिसको हक हौसला हक हाँ, जिसको हौसला अफ़ज़ाई दरकार है, अगर आप नहीं कर रहे उसको आप तो इस तरह अच्छा आसना साहिबा आप समझती हैं कि ये हमारी कम्युनिटी में भी कुछ इस तरह ग्रुप बंदियाँ हैं या जैसे आप देखती हैं या नहीं है या आपने किस लेवल पे आपने ये बात की? हमारी कम्युनिटी में भी ऐसा ही है, कैसे बच सकते हैं लोग मतलब इन सारी चीज़ों से? कम्युनिटी में भी ऐसे ही है मतलब कुछ बना लेते हैं, अदबी तंज़ीमें बना लेते हैं और उसमें अपने पसंद के लोगों को शामिल कर लेते हैं और वही फिर बात आ जाती है कि टाँग खींचने के बाद। ख़ैर हमारे पास तो चूँकि इतना कोई वो फंड्स की भी कमी है, सिलसिले होते हैं। हम लोग मतलब पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही तंज़ीम है। इसमें बहुत ज़्यादा मसीही राइटर्स शामिल हैं। मकसद सिर्फ़ ये कि मसीही राइटर्स को जो समझते हैं कि उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता या वो आगे नहीं बढ़ते या उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करना और उनकी तरक्की के लिए काम करना। तो उसमें भी मतलब हम लोग पैसे जमा करके चंदा जमा करके इस तरह से कुछ कह के कुछ पैसे वाले लोगों से तो फिर ये प्रोग्राम करवाए जाते थे। तो हमारे लिए मतलब कहीं से कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे हमारे राइटर किताबें छपने वाले मतलब जितने लिखने वाले हैं मेरा ख़्याल है कि अ, अगर 2% है तो उनमें से शायद 0% की भी किताबें जो है ना वो छपने वाली हैं। बस वही लोग जिनके पास कुछ पैसा है, जिनकी कुछ हेल्प हो जाती है, उनकी किताबें भी छप जाती हैं, मार्केट में भी आ जाती हैं, अखबारों में भी लग जाती हैं। लेकिन बाकी 90% लिखने वाले सारे मतलब खामोश हैं, गरीब लोग हैं। कहाँ किताबें छपवाएँ, कैसे मार्केट में लाएँ, कैसे मिलें? तो ये तंज़ीमें भी कुछ भी नहीं कर रही हमारे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सिलसिले बस ऐसे ही चल रहे हैं और ये बड़ी दुःख की बात है। किसी ना किसी को हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे लोग पैसे वाले लोग जो हैं, उनको ज़रूर अदीब व शायरों की सरपरस्ती करनी चाहिए। इन तंज़ीमों की सरपरस्ती करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि अदब को प्रमोट किया जा सके।
अदब की तरक्की के लिए काम किया जा सके। अभी हम सब इंडिविजुअली कर ज़ाती तौर पे कर, थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं। तो बाहर हमारे बहुत अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े राइटर्स हैं, बैठे हुए मतलब वो कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो भी अपनी तंज़ीमें बाहर के मुल्कों में बना के मुशायरे करते हैं और होता ये है कि क्रिश्चियन तंज़ीमें हैं, मुसलमानों को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम की शोहरत के लिए, नामवरी के लिए। तो हम जैसे माड़े लोग तो फिर रह जाते हैं। तो ये सोच लें दुःख की बातें हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। लेकिन नहीं, बहरहाल नहीं। ये मेरे ख्याल में ये जो बातें हैं जो सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आप कर रही हैं। जहाँ पे हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ जो तनकीद होती है, वो भी हमें उसको पॉज़िटिव लेना चाहिए और ये हक़ाइक़ हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं हैं जो आप कर रही हैं। सही। तो ये सब और चंद अशआर जी, जी, प्लीज़। काफ़ी बातें हो गई हैं। जी, जी। तेरे एहसान से डर लगता है, वाह! तेरे एहसान से डर लगता है, लगता है। दिल को तूफ़ान से डर लगता है, वाह! दिल को तूफ़ान से डर लगता है, मुझको काफ़िर ना कहीं कर देगी, वाह! मुझको काफ़िर ना कहीं कर देगी, तेरे ईमान से डर लगता है, वाह! मुझको काफ़िर ना कहीं कर देगी, तेरे ईमान से डर लगता है, पालती हूँ मैं परिंदे घर, वाह! मुझको इंसान से डर लगता डर है, लगता है। वाह! पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से डर लगता है। आगे भूल गए। अरे, कोई बात नहीं। याद और नहीं पेश याद और नहीं पेश कीजिए, जो जो याद है कुछ अशआर और रहता। एक और गज़ल के चंद अशआर। फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला, फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला, तेरे संगे आसमां पर हसरतों का दर खुला। दर खुला। वाह! एक मुद्दत से सभी मंजर बड़े खामोश थे, वाह! फिर अचानक शोखियों का मस्तियों का दर खुला। दर खुला। वाह! एक तेरी नजरे इनायत से मिली है रोशनी, गोया मेरे वास्ते फिर राहतों का दर खुला। दर खुला। वाह, वाह! उसने राज़े दिल यहाँ करके फिजा रंगीन की, जानी हर जात तितलियों का जुगनुओं का दर खुला। एक तेरी तस्वीर है बस सीना सब चाहते हैं, एक दिया रोशन हुआ है सोच का फिर सोच में, वक्त के सैले रवा में जुगनुओं का दर खुला। उसने लफ्जों की हथेली पर लिया चेहरा मेरा, मेरे जिस्म जान में फिर निखतों का दर खुला। मैं कमल किसको सुनाऊं दास्ताने बज़्म दिल, हिज्र की दीवार में फिर कुर्बतों का दर खुला। वाह! वाह, वाह! फिर से दिल के आसमां पर हैरतों का दर खुला, तेरे संगे आसमां पर हसरतों का। दर खुला। वाह, 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 वाह! बहुत बहुत खूबसूरत कलाम आसनात कमल साहिबा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे आपका कि आपने जो हमारा मुकालमा टीवी है यूके इसको आपने वक़्त दिया जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक कोशिश है ताकि जो शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं उनको लेके आया जाए सामने और ये बातें भी की जाएँ जैसे अभी आपने की और ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगी, आपका कलाम जो है वो बहुत लोगों तक पहुँचेगा और ये सिलसिला जो है इसको जारी रहना चाहिए। तो आप अगर कोई पैगाम देना चाहें अभी आखिर में चैनल के हवाले से कोई बात करना चाहें, इस कोशिश के हवाले से कोई बात करना चाहें सो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कहती हूँ कि ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए काम किया जाना चाहिए। मुकालमा टीवी को इस लिहाज से मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस काम को शुरू किया और हमारे जो राइटर्स जो समझते हैं कि मतलब उन्हें पूछा नहीं जाता या उन्हें बुलाया नहीं जाता है, उनको उनकी प्रमोशन के मसाइल हैं, तो डेफ़िनेटली उन्हें इस तरह के चैनल्स पे, इस तरह के फ़ोरम्स पे बुलाया जाना चाहिए, ताकि कुछ कुछ तो हम मतलब उसमें इस काम में हिस्सा डाल सकें, कि हम अदब की तरोीज के लिए काम करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बहुत अज़ीम काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ
कि आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ थोड़ा-सा कुछ कहने सुनने का मौका दिया। लेकिन मेरी ये ख़्वाहिश है कि कोरोना ख़त्म हो जाए, तो आपको चाहिए कुछ हम जैसे शायरों को इंग्लैंड ही बुला दें। वहाँ आमने-सामने बैठ के गपशप करें। बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई क्या नॉट? हाँ जी। पता? हाँ, ये बड़ी खुशी की बात होगी कि हम ऐसा कर सकें और मैं इसी बात के साथ, इसी खुशी के साथ आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और नाज़रीन आप जितने भी लोग मुकालमा टीवी को सपोर्ट करते हैं, आपसे कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो अदबी सिलसिला हमने शुरू किया है ये आगे और ये सिलसिला बढ़े और ये सिलसिला जो है वो चलता रहे और ये जो अदब की खिदमत जो है, ये होती रहे। आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक और मेहमान को आपके सामने लेके आएँगे, अदबी शख्सियत को और आपसे बातचीत जो है, आपके साथ जो मुकालमा जो है उसका सिलसिला जो है जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।